नमस्कार दोस्तों, इटली में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की और वर्ल्ड लीडर के साथ साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें की। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की मुलाकात पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि स्थिर और समृद्ध वैश्विक व्यवस्था के लिए भारत और फ्रांस के बीच मजबूत और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने मेक इन इंडिया पर ज्यादा ध्यान देने के साथ ही रणनीतिक रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई। इटली में पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत और यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर बात हुई। इसके अलावा पीएम मोदी की ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात के दौरान रक्षा में सहयोग, औद्योगिक सहयोग बढ़ाने, व्यापार और वाणिज्य में बढ़ावा देने पर भी बात हुई है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि आज इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन ने द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, जिसमें डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस, एजुकेशन, क्लाइमेट एक्शन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और कल्चरल इनिशिएटिव जैसे नेशनल म्यूजियम पार्टनरशिप और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने पर सहयोग पर चर्चा की गई। द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने आगामी AI शिखर सम्मेलन और यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस को लेकर मिलकर काम करते हुए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही तेजी से उभरती टेक्नोलॉजी, एनर्जी और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। ये दोनों सम्मेलन 2025 में फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इटली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी और मैक्रोन ने प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और फ्रांस के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद राजनीतिक साझेदारी एक स्थिर और समृद्ध वैश्विक व्यवस्था के लिए जरूरी है। इसे और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए राष्ट्रपति मैक्रोन को शुभकामनाएं भी दी है। मैक्रोन से मुलाकात के बाद पीएमओ ने एक्स पर पोस्ट किया कि पीएम मोदी के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ एक शानदार बैठक हुई। एक साल में यह हमारी चौथी मुलाकात है, जो इस बात को दर्शाती है कि हम भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। हमारी बातचीत में रक्षा, सुरक्षा, तकनीक, AI, ब्लू इकोनॉमी और कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि युवाओं में इनोवेशन और रिसर्च को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। मैंने उन्हें अगले महीने शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी शुभकामनाएं दी है। पीएमओ ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि पीएम मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बहुत ही सार्थक बैठक हुई है। इस दौरान भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर बात हुई। इस दौरान भारत ने यूक्रेन से कहा कि भारत ह्यूमन सेंट्रिक दृष्टिकोण में विश्वास रखता है और मानवता के शांति का रास्ता बातचीत और कूटनीति के माध्यम से निकाले जा सकते हैं, इस पर विश्वास करता है। पीएमओ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन व्यापार, रणनीतिक साझेदारी, रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। रूस यूक्रेन के जंग के बीच सबसे ज्यादा चर्चा मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की है। मुलाकात के दौरान दोनों नेता गले लगे। इसके बाद उनके बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। जंग शुरू होने के बाद यह दूसरा मौका है जब मोदी जेलेंस्की से मिले हैं। इससे पहले पिछले साल दोनों नेताओं ने जापान में G7 समिट में मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने जंग पर भारत के रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद का समाधान कूटनीतिक और बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। G7 भले ही दुनिया की सबसे उन्नत इकोनॉमीज का गुट माना जाता रहा, लेकिन ये पुराने समय की बात है। फिलहाल हमारी GDP $4.25 ट्रिलियन से भी ज्यादा के साथ G7 के 3 देशों कनाडा, फ्रांस और इटली के संयुक्त GDP से ज्यादा है। वेस्ट में जहां इकोनॉमिक ग्रोथ की संभावना ठहर चुकी, वहीं भारत में यह लगातार ऊपर जा रहा है। यही वजह है कि G7 देश इसे अपने से जोड़े रखना चाहते हैं। भारत को मिलते लगातार आमंत्रणों को देखते हुए अमेरिकी थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट ने कहा कि बीते कुछ समय में देश G7 का स्थायी गेस्ट बन चुका है। फिलहाल यूनाइटेड नेशंस
सिक्योरिटी काउंसिल जैसे शक्तिशाली G7 से काफी उम्मीद की जा रही है, लेकिन भारत जैसे देश को बाहर रखकर यह संभव नहीं है। यही वजह है कि UNSC की तरह ही बार बार इस गुट में भी भारत की सदस्यता की चर्चा छिड़ रही है। हालांकि फिलहाल ये मुमकिन नहीं दिखता, जिसकी वजह काफी हद तक भारत की अपनी नीतियां भी हैं। कोल्ड वार के दौरान भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य था, जो सुपर पावर्स की आपसी लड़ाई से दूर रहने की बात करता था। ये कारण अब भी है। इस गुट से जुड़ने का मतलब होगा रूस या दूसरे ऐसे देशों से विचारधारा की दूरी में आ जाना। भारत ये नहीं चाहता। इंडो पैसिफिक इलाके में हमारे संबंध G7 सदस्य देशों से काफी अलग है। ऐसे में एक संगठन का हिस्सा बनना पुराने और अच्छे रिश्तों में दरार डाल सकता है। हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में ग्रुप ऑफ 7 से पीछे हैं। यह वो इंडेक्स है जो जीवन काल, पढ़ाई और इनकम जैसे कारकों को देखता है। ये फर्क भी एक कारण है कि G7 देशों के गुट से बाहर रहता है। हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी 7 देशों के क्लब से कहीं कम है। इकोनॉमी बूम के बाद भी कहीं न कहीं आय की ये असमानता आड़े आ जाती है। G7 सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में भाग लेने आए वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की। उन्होंने जर्मनी और फ्रांस के साथ साथ यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की और G7 के छठे एवं आखिरी सत्र में हिस्सा लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात इटली और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ होनी है। भारत G7 में आमंत्रित होने और ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य होने के नाते अपने एवं वैश्विक हितों को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। साथ में वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। दोनों शीर्ष नेताओं की मुलाकात इटली की दक्षिणी शहर बारी में सम्मेलन से इतर हुई। दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात इसी साल जनवरी में हुई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों देश के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली आए थे। तो दोस्तों, अब ये समझ लेते हैं कि G7 का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है। G7 एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 7 सबसे विकसित और औद्योगिक रूप से समृद्ध देश शामिल हैं। G7 का गठन दुनिया के प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाने के लिए किया गया था, ताकि ये देश आपसी आर्थिक नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा कर सके। इसके सदस्य देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। 1973 से 1975 तक प्रारंभिक प्रयास और गठन की आवश्यकता को समझते हुए इसे 1973 में ओपेक यानी कि OPEC द्वारा तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण वैश्विक आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। इस संकट ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समन्वय की आवश्यकता को उजागर किया। इसी पृष्ठभूमि में 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति वैलेरी जिस्कार्ड डिस्टाम और जर्मनी के चांसलर हेलमुट श्मिट ने आर्थिक और वित्तीय समस्याओं पर चर्चा के लिए एक सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। G6 के रूप में पहला सम्मेलन 1975 में फ्रांस के रामबोए में आयोजित किया गया था। इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेता शामिल हुए थे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अस्थिरता और वैश्विक आर्थिक संकटों का समाधान करना था। तो वहीं 1976 में कनाडा भी इस समूह में शामिल हो गया और यह G7 बन गया। इस प्रकार दुनिया के 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच तैयार हुआ। तो वहीं 1997 में रूस को भी इस समूह में शामिल किया गया, जो इसे G8 कहा जाने लगा। 2014 में यूक्रेन संकट के कारण रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद समूह फिर से G7 बन गया। G7 देशों का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना है। वे आर्थिक नीतियों पर समन्वय करते हैं और वित्तीय संकटों का समाधान करते हैं। G7 देशों के नेता पर्यावरण, स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक गरीबी उन्मूलन और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी विचार विमर्श करते हैं। G7 देशों के बीच राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है, जिसमें मानवाधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन शामिल है। G7 आज भी वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ। हर साल G7 के नेता एक शिखर सम्मेलन में मिलते हैं, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। G7 का प्रभाव वैश्विक नीति निर्धारण और आर्थिक समन्वय में प्रमुख भूमिका निभाता है। G7 का गठन एक ऐतिहासिक आर्थिक संकट के समाधान के रूप में हुआ था और आज यह वैश्विक आर्थिक नीति समन्वय का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसके सदस्य देश वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करते हैं और दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।